गिरावट है। और वहीं फेड ने भी बढ़ती महंगाई के चलते ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत दे दिए हैं। तो बॉन्ड यील्ड के बढ़ने से बाजार का कनेक्शन क्या है? क्या आपके निवेश पर इसका कोई असर पड़ता है? बाजार पर इसका क्या असर पड़ेगा और क्या असर पड़ रहा है? आपको कहां पर ध्यान रखने की जरूरत है? फिक्स्ड इनकम में, डेट में, गोल्ड में निवेश को लेकर इसी पर करने वाले हैं आज हम खास चर्चा। सबसे पहले हमारे आज के एक्सपर्ट का परिचय करा दें। कीर्तन शाह, सीईओ प्रूडेंस वेल्थ एडवाइजर्स हमारे साथ है। कीर्तन, बहुत स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु के खास शो में आज। और खास तौर पर हम क्या आज चर्चा करेंगे, जरा सबसे पहले उसकी सुर्खियों पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में खास तौर पर जानेंगे क्यों बढ़ रहे हैं बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड यील्ड का क्या है बाजार से कनेक्शन, फिक्स्ड इनकम निवेश पर क्या हो स्ट्रैटेजी, और साथ ही सोने में निवेश का क्या सही समय है ये। तो कीर्तन, बहुत ही आसान भाषा में आपसे हम अपने तमाम दर्शकों के लिए जरा ये पूरा कनेक्शन समझने वाले हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा ये चर्चा है, बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रही है, बाजार का माहौल बिगड़ रहा है, लोग सोच रहे हैं कि क्या उनके निवेश पर असर पड़ेगा। इन सब पर चर्चा करें उससे पहले सबसे पहले बहुत बेसिक से हम शुरुआत करेंगे धीरे धीरे करके, और फिर इसके एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। जब हम बॉन्ड यील्ड की बात करते हैं और बॉन्ड की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं? स्वाति जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए। स्वाति जी, कभी भी आप अगर नोट करेंगे तो जो भी सेंट्रल बैंक होता है वो दो चीजों पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की कोशिश करता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने की, और मार्केट में कितना पैसा देना है या मार्केट से कितना पैसा खींचना है, ये दो मेजर चीजें कोई भी सेंट्रल बैंक सबसे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहता है। तो आप कभी भी नोट करेंगे कि आपने देखा होगा 2008 में, 2013-14 में, या कभी भी कोई भी ऐसी एक बड़ी क्राइसिस आ जाती है जिसकी वजह से इकोनॉमी में इंपैक्ट होता है, लोगों की जॉब्स चली जाती है, बिजनेसेस पे इंपैक्ट होता है, वो लोग अर्निंग्स अच्छे से नहीं कर पाते। ऐसी किसी भी सिचुएशन में सबसे पहला हथियार जो किसी भी सेंट्रल बैंक के पास टिपिकली होता है, वो होता है कि मार्केट में ब्याज दरें कम कर दी जाए और मार्केट में इतना पैसा दे दिया जाए कि शायद डिमांड वापस आ जाए, और जिससे ये जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे इकोनॉमी में वो सब रिवाइव हो जाए। तो मान लीजिए अगर आप 2 साल पीछे चले जाए जब कोविड क्राइसिस हुआ था, तभी भी कुछ ये सेम चीज की गई थी। तो अगर आप देखेंगे कि 2020 में जब कोविड क्राइसिस हुआ, सबसे पहले ब्याज दरें कम कर दी गई। ब्याज दरें कम करने का लॉजिक बड़ा सिंपल है। ये इसलिए ब्याज दरें कम की जाती है कि आपकी लोन की कॉस्ट कम हो जाए, और क्योंकि लोन की कॉस्ट कम हो गई है तो शायद आपको ये एक इंसेंटिव दिया जा रहा है कि आप लोन ले, और वो जो घर गाड़ी आप नहीं खरीद रहे थे वो खरीदे, जिससे डिमांड थोड़ी सी रिवाइव हो जाए। और दूसरी चीज, जो लिक्विडिटी, जो पैसा मार्केट को दिया जाता है, उसमें ये बॉन्ड बीच में आता है, जो क्वेश्चन आपने पूछा था। तो स्वाति जी, होता यह है कि आरबीआई जैसा इंडिया में सेंट्रल बैंक है, वैसे यूएस में जो फेड सेंट्रल बैंक है, ये लोग पैसा, जो कितना पैसा मार्केट में जाना चाहिए और कितना मार्केट में से वापस आना चाहिए, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए बॉन्ड्स इश्यू करते हैं। अभी बॉन्ड्स को आप एक फिक्स डिपॉजिट की तरह समझिए। तो जब भी सेंट्रल बैंक को मार्केट से पैसा खींचना है तो वो बॉन्ड या फिक्स डिपॉजिट दे देंगे बैंक्स को, और जैसे ही बैंक्स उनमें इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसा सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगा, और बैंक जिन्होंने पैसा दिया उनको ये बॉन्ड या फिक्स डिपॉजिट मिल जाएगा। इस तरीके से आरबीआई या कोई भी सेंट्रल बैंक मार्केट से पैसा खींचने की कोशिश करती है। पर कोविड में क्या हुआ, ब्याज दरें कम करनी पड़ी क्योंकि उन्हें इंसेंटिव देना था डिमांड को रिवाइव करने के लिए। और अब जब सेंट्रल बैंक को मार्केट को पैसा अब देना था कि पैसा आएगा तो डिमांड रिकवर होगा, तो उसके लिए वो उल्टा करते हैं। तो अब वो क्या करते हैं, जो बॉन्ड्स उन्होंने पहले बेचे हुए थे या फिक्स डिपॉजिट्स जो पहले बेचे हुए थे, आरबीआई बैंक्स के पास जाती है, बैंक्स को बोलती है ये बॉन्ड्स मुझे वापस दे दीजिए, और बॉन्ड्स वापस दे दीजिए और आप अपना पैसा रख लीजिए। तो ये जो चीज है, बॉन्ड वापस लेना और पैसा दे देना, इससे एज अ सेंट्रल बैंक आपने मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज किया, आपने मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा दी है। तो आप कभी भी इंटरेस्ट रेट कम करते हैं या मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा देते हैं, इससे आप ये होप कर रहे हैं कि डिमांड
मार्केट में वापस आ जाएगी और उसकी वजह से जो बिजनेसेस को प्रॉब्लम हो रहे, जॉब लॉसेस हो रहे, वो सब कवर हो जाएंगे। तो ये थी पिछले 2 साल की स्टोरी, जो आपने देखा कि सेंट्रल बैंक्स ने पिछले 2 सालों में कोविड को फाइट करने के लिए क्या किया था। अब देखिए, जब आप बॉन्ड यील्ड की बात कर रहे हैं तो आप टिपिकली एक फिक्स डिपॉजिट को समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपने एक फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाया 5 साल के लिए। फिक्स डिपॉजिट ने आपको कहा कि मैं आपको 7% रिटर्न दे दूंगा। अब मान लीजिए कि ये फिक्स डिपॉजिट मार्केट में ट्रेड हो रहा है स्टॉक्स की तरह। अब अगर मार्केट में ये फिक्स डिपॉजिट में बैंक अगर इंटरेस्ट रेट, ब्याज दरें बढ़ा देती है 8%, 9%, 10%, पर आपने क्योंकि ये बॉन्ड में या फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाला था 7% पे, आपको तो फिर भी 7% मिलेंगे जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर मार्केट में सेम फिक्स डिपॉजिट का 8%, 9% मिल रहा है, पर आपको 7% मिल रहा है, तो ये फिक्स डिपॉजिट या बॉन्ड जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है वो वैल्यू में गिर जाता है। तो 100 रुपए वाला बॉन्ड 90 रुपए पे ट्रेड करने लगेगा। तो कोई भी अगर उसे 90 पे खरीदेगा तो मैच्योरिटी तो उसको 100 की ही मिलेगी, बीच में 7 रुपए के फिक्स इंटरेस्ट भी मिलेंगे, पर उसका नेट रिटर्न 7% से ज्यादा होगा, क्योंकि हर साल उसे 7% जो इंटरेस्ट बोला गया वो मिलेगा, पर क्योंकि उसने बॉन्ड 90 में लिया और 100 में बेचा, वो 10 रुपया एडिशनल मिल रहा है। तो इसलिए रिटर्न 7 की जगह पे 7.5 या 8% तक मिल सकता है। तो ये जो एक्चुअल रिटर्न आपको मिलता है, आज अगर आप बॉन्ड खरीदेंगे मार्केट से और उसे मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे, उस एक्चुअल रिटर्न को आप यील्ड्स कहते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में या इस वाले एग्जाम्पल में जो मैंने आपको समझाया, आपने जिस फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाया था उसका इंटरेस्ट रेट था 7, पर अगर आप उसे मार्केट से 90 रुपए में खरीदेंगे और मैच्योरिटी पे 100 मिलेगा, तो आपको नेट रिटर्न 7.5 मिल रहा है। तो 7.5% को बॉन्ड का यील्ड कहते हैं स्वाति। ओके, तो आपने एक्चुअली बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में बॉन्ड और बॉन्ड यील्ड के बारे में बताया हमारे दर्शकों को। अब जो निवेशक होते हैं वो इस पूरी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं? अब बॉन्ड यील्ड जैसे अगर बढ़ रही है तो निवेशक शेयर बाजार से पैसा खींच रहे हैं। अब शेयर बाजार से अगर पैसा खींच रहे हैं तो वो कहां पर पैसे लगा रहे हैं, या ये पूरा जो एक मैकेनिज्म होता है निवेश करने का या निवेशकों का, वो बॉन्ड और बाजार के कनेक्शन में कैसे एस्टैब्लिश होता है? तो देखिए स्वाति जी, सबसे पहले तो हमने समझा कि ब्याज दरें कम कर दी गई थी, मार्केट में इतना सारा पैसा इन्फ्यूज किया गया था क्योंकि जॉब लॉसेस हो रहे थे, इकोनॉमी भी ट्रबल में जा रही थी। तो ये एक तरीका होता है सेंट्रल बैंक्स का इंसेंटिव देने का कि आप पैसा लीजिए पर ट्राई कीजिए डिमांड को और इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। तो आपने देखा पिछले 2 साल में ये हुआ, पर आज की सिचुएशन क्या है? अगर आप आंकड़े देखें यूएस में, इंग्लैंड में, इंडिया में, वो जो प्रॉब्लम हमें कोरोना की वजह से हुई थी बिजनेसेस में, डिमांड में, ये सब काफी हद तक रिकवर हो चुकी है। अगर आप बिजनेसेस के रिजल्ट्स देखें, प्री कोविड लेवल से बेहतर रिजल्ट्स आज निकल रहे हैं। जॉब लॉसेस बहुत कम हो गए अगर आप यूएस के आंकड़े देखें। तो जो रीजन था जिसकी वजह से ये ब्याज दरें कम करनी पड़ी थी या मार्केट को इतना पैसा देना पड़ा था, वो चीज से हम बाहर आ चुके हैं। हम प्री कोविड लेवल से काफी बेहतर सिचुएशन में है आज एज एन इकोनॉमी। तो क्या हमें आज भी वो इंसेंटिव, कम इंटरेस्ट रेट और इतना ज्यादा पैसा, उसकी जरूरत है? आई थिंक नहीं है, राइट। इस वजह से राइट होता यह है कि सेंट्रल बैंक्स को अब ऐसा लगने लगता है कि अब क्योंकि मार्केट रिकवर हो चुका है, इकोनॉमी वापस आ गई है, जॉब लॉसेस कम हो रहे, तो मैं ये इंसेंटिव क्यों दूं? तो ये इंसेंटिव जब निकालने की कोशिश की जाती है तो पहले जो किया गया था उससे काफी उल्टा किया जाता है। तो आपकी ब्याज दरें बढ़ा दी जाती है और मार्केट से लिक्विडिटी वापस खींच ली जाती है, राइट। मार्केट से लिक्विडिटी वापस खींच ली जाती है। अब इससे बाजारों पे क्या इंपैक्ट होता है? तो आप समझिए, जब मार्केट में इतना ज्यादा पैसा था और ब्याज दरें इतनी कम थी, डिमांड रिकवर हो गई, आप लोन सस्ते में ले रहे थे, आप गाड़ी खरीद रहे थे, घर खरीद रहे थे, आप सब कर रहे थे, पर उसकी वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ गया। तो इतना ज्यादा पैसा और कम ब्याज दरों की वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो अब सेंट्रल बैंक्स 2 चीज कर रहे हैं स्वाति जी। मार्केट से पैसा निकाल रहे, लिक्विडिटी खींच रहे मार्केट से, ब्याज दरें बढ़ा रहे
और इसकी वजह से मार्केट में ऑलरेडी जो इन्फ्लेशन है उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। पर होता यह है ना कि आप जैसे ही ब्याज दरें बढ़ाते या ब्याज दरों को बढ़ाने का सोचते हैं स्वाति जी, तो पहले जिस ब्याज दरों की कम होने की वजह से डिमांड बढ़ने के संकेत थे, अब ब्याज दरें बढ़ने की वजह से डिमांड घटने के संकेत आ जाएंगे। जैसे अगर ब्याज दरें बढ़ेंगे तो आपके होम लोन महंगे हो जाएंगे, ब्याज दरें बढ़ेंगे तो आपके कार लोन, बाइक लोन और लैपटॉप लेने के लिए लोन, ये सब लोन्स महंगे हो जाएंगे। अगर कंपनी को लोन लेना है कैपेक्स करने के लिए, वो महंगा हो जाएगा। तो मार्केट ऐसा सोचता है कि अगर ब्याज दरें बढ़ने वाली है और सब महंगा हो जाएगा तो डिमांड वापस गिर जाएगी। तो अगर डिमांड गिर जाएगी तो मैं स्टॉक्स को क्यों होल्ड करूं, तो मैं स्टॉक्स को आज बेच देता हूं। इसीलिए टेम्पररी, छोटे समय के लिए, शॉर्ट टर्म में जब भी ब्याज दरों को बढ़ने के संकेत मिलते हैं तो इक्विटी मार्केट्स टिपिकली नेगेटिव साइड पे रिएक्ट करते हैं स्वाति। ओके, ये हमने कीर्तन एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से भी समझा आपके जरिए कि हाँ, बॉन्ड यील्ड बढ़ने का असर एक ग्लोबली भी और किस तरीके से हम पर, बाजार पर, हमारे निवेश पर भी पड़ता है। अब अगर हम थोड़ा सा अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में समझें, अभी हमें मालूम है कि मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होगी, फिर आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी होगी। पिछले कई बार से, 9 बार से अगर मैं गलत ना हूं तो स्टेटस को बरकरार है, मतलब ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। तो क्या अब हम ऐसी स्थिति में हैं जब ब्याज दरों में कुछ बदलाव किए जाने के संकेत भारत में भी मिल सकते हैं? क्या इससे भी कुछ कनेक्शन हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं? तो स्वाति जी देखिए, आज अगर आप देखें रेपो रेट 4% पे और रिवर्स रेपो रेट तकरीबन 3.35 पे है। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 0.65% का है। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो रेपो और रिवर्स रेपो के बीच में डिफरेंस टिपिकली 25 पैसे से लेकर 50 पैसों तक का होता है। अगर आप काफी नजदीक के समय की बात करें तो 25 पैसों का डिफरेंस होता है। तो यानी अगर रेपो रेट 4% पे तो आपका रिवर्स रेपो रेट तकरीबन 3.75 के आजू बाजू होना चाहिए, जबकि आज रिवर्स रेपो रेट आपका 3.35% है। तो मेरे हिसाब से थर्सडे जो मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है उसमें आप ये नहीं देखेंगे कि रेपो रेट बढ़ रहा है, पर मेरे हिसाब से रिवर्स रेपो रेट कर बढ़ाकर या तो रेपो रिवर्स रेपो में डिफरेंस 50 बेसिस पॉइंट 0.5% या 0.25% पर जो नॉर्मल है उसे ला दिया जाएगा। अब जब ये होगा, राइट, ये क्लियरली एक संकेत है कि आरबीआई हिंट दे रही है कि मैं भी इंटरेस्ट रेट्स या ब्याज दरों को बढ़ाने के लिए रेडी हूं। देखिए, इंडिया में ब्याज दरों को रेपो रेट से तोला जाता है। अगर रेपो रेट बढ़ेगा या रेपो रेट कम होगा तो उसे कहा जाता है इंटरेस्ट रेट बढ़ा या इंटरेस्ट रेट कम हुआ। पर क्योंकि आज थोड़ा सा एबनॉर्मल सिचुएशन है कि आपके रेपो और रिवर्स रेपो में जो जनरली 0.25 का डिफरेंस होता है वो आज 0.65 है, तो रेपो को बढ़ाया नहीं जाएगा, पहले रिवर्स रेपो को ऊपर किया जाएगा कि ये डिफरेंस को नॉर्मल कर दिया जाए। उसके बाद वाली मीटिंग से शायद रेपो बढ़ना चालू होगा। तो मेरे हिसाब से ये पहला संकेत होगा आरबीआई से कि मैं इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा हूं। और देखिए, जैसे मैंने आपको समझाया, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं ये मार्केट को भी अंदाजा है मेरे हिसाब से। इसीलिए ये ग्लोबल फैक्टर, डोमेस्टिक फैक्टर, दोनों को मिलाकर ये जो मार्केट में हम थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में ये जो हलचल देख रहे हैं, ये मेरे हिसाब से इसी वजह से। देखिए, लॉन्ग टर्म आज अगर आप 3 से 5 साल तक पैसों को या इन्वेस्ट करना चाहे इक्विटी में तो उसका नजरिया थोड़ा सा अलग होगा, पर इसका इम्पैक्ट थियोरेटिकली शॉर्ट टर्म में तो नेगेटिव ही होता है, जो हमने पिछले 1 महीने से देखा स्वाति। बिल्कुल, तो एक असर, इम्पैक्ट की भी हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। एक छोटा ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे। बॉन्ड यील्ड, फिक्स्ड इनकम निवेश, क्या आपको करना चाहिए, कहां पर निवेश आप कर सकते हैं, सोने में निवेश के जो आयाम है क्या आपके लिए यहाँ पर खुलते हैं, क्या विकल्प है आपके पास, इस पर भी चर्चा जारी रहेगी पर एक छोटे से ब्रेक के बाद।
बढ़ता बॉन्ड यील्ड और निवेश पर असर समझ रहे हैं क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स के कीर्तन शाह से। कीर्तन, अब जरा कुछ डायरेक्ट इम्पैक्ट की बात करते हैं। अब जो निवेशक हमें देख रहे हैं वो समझना चाहते हैं बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है तो हमारे पोर्टफोलियो पर क्या असर पड़ेगा। तो मैं आपसे अब ये समझना चाहती हूँ बॉन्ड यील्ड का इक्विटी पोर्टफोलियो पर कैसा असर और कितना लंबा असर। तो स्वाति जी, सबसे पहले तो जैसे हमने डिस्कस किया कि शॉर्ट टर्म में तो ये शायद थोड़ा सा नेगेटिव होगा जब तक ये जो चेंज हो रहा है इंटरेस्ट रेट घटते समय से लेकर अब इंटरेस्ट रेट बढ़ते समय का, तो वो जब तक इम्पैक्ट थोड़ा सा पोर्टफोलियो पर नहीं आ जाता या प्राइस इन नहीं कर लेता जैसे मार्केट में कहा जाता है, तो शॉर्ट टर्म में तो आप वॉलेटिलिटी देखेंगे। आपने देखा कैसे शायद 18,300 400 से आज मार्केट 17,200 तक आ गया। ये कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड यील्ड बढ़ने का थोड़ा सा इम्पैक्ट है। तो शॉर्ट टर्म में तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जब तक ये पूरा प्राइस इन नहीं हो जाता मार्केट को रिस्पाइट मिलेगा। पर देखिए स्वाति जी, लॉन्ग टर्म में इसका बहुत ज्यादा असर मार्केट्स पर नहीं होता। मैं आपसे कुछ स्टैट्स शेयर करना चाहूंगा। तो क्योंकि ये मेजर इम्पैक्ट यूएस फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है उसकी वजह से हो रहा है, तो पहले मैं थोड़ा आपको यूएस फेड से रिलेटेड स्टैट देता हूं। तो आप अगर 1950 से डेटा देखें तो ऐसी ऐसी 13 साइकिल्स थी जिनमें फेड ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की कोशिश की है 13 बार। उन 13 में से 12 बार वो साइकिल में जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे यूएस के स्टॉक मार्केट्स ऊपर गए थे। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भी हमारे मार्केट्स 1950 से तो नहीं थे, तो हमारे मार्केट्स जब से थे तो हमने यूएस के इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ते हुए 6 साइकिल में ऑब्जर्व किए। तो वो 13 में से 6 साइकिल में हमारा मार्केट था। उन 6 साइकिल्स में से 5 साइकिल में जब यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे हमारा मार्केट फिर भी ऊपर गया। राइट, तो अब इसमें समझने वाली ये बात है कि शॉर्ट टर्म में हाँ थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हो सकती है, आपका पोर्टफोलियो शायद शॉर्ट टर्म में अच्छा परफॉर्म ना करे। पर स्वाति जी, 3 से 5 साल के होराइजन में अगर आप देखें तो हिस्टोरिकल डेटा ये बता रहा है कि शायद आपको उतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट्स अगर नीचे गिर रहे हैं, आपके पास एडिशनल पैसे तो उससे यूज कीजिए और अच्छे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स बाय कीजिए। इसमें और एक समझने वाली बात प्रोबेबली ये है कि वो जो एक बार या एक साइकिल जिसमें इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे थे और स्टॉक्स मार्केट गिरे, अगर ये रिलेशनशिप समझना है तो उस एक साइकिल में ये हुआ था कि जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे थे तो अर्निंग्स उसे कैचअप नहीं कर पाए। तो अगर एक लाइन में ये आंसर देना चाहूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे पर अगर उसकी वजह से कंपनी की अर्निंग्स पर इंपैक्ट नहीं होती तो हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट्स के हिसाब से इक्विटी मार्केट्स पे 3 से 5 साल में कोई फर्क नहीं पड़ता स्वाति जी। इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज दरें बढ़ती जाती है और मार्केट्स भी ऊपर जाता है, यही हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट्स दिखाते हैं। कीर्तन, और ब्याज दरें बढ़ने का फिर जो फिक्स्ड इनकम एसेट्स हैं या डेट है उसके निवेश पर कैसा असर पड़ेगा? उसके निवेशकों को क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? स्वाति जी, सबसे पहले तो थोड़ा सा बेसिक कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने पे जो म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। तो अगर मैं वो सेम एग्जांपल दूं जो मैंने थोड़ी देर पहले दिया था कि अगर आप एक फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगा रहे जिसमें आपको 7% इंटरेस्ट मिल रहा है, अब आपने तो पैसा लगा दिया और 5 साल तक आपको तो 7% मिलने वाला है। पर अगर मार्केट में ब्याज दरें 8%, 9, 10 हो जाती है तो आपका फिक्स डिपॉजिट जो जिसपे सिर्फ 7% मिल रहा है उसकी वैल्यू गिर जाती है, 90 हो जाती है। राइट, तो 90 का मतलब है कि आपको टेम्पररीली आपके पोर्टफोलियो पे 10 रुपए का लॉस लेना पड़ेगा, जो 100 वाला फिक्स डिपॉजिट 90 हो गया। देखिए, ये परमानेंट लॉस नहीं है। अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे तो आपको आपका 100 रुपया वापस मिल जाएगा, पर अगर आज बेचने की कोशिश करेंगे तो 100 नहीं सिर्फ 90 मिलेगा। कहना ये चाहता हूं कि जब ब्याज दरें मार्केट में बढ़ती है तो आपके पास जो बॉन्ड या फिक्स डिपॉजिट है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाना फिक्स्ड इनकम मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव होता है। राइट, तो अब मैं ये समझने के बाद इन चीजों को 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहूंगा कि अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पैसा है फिक्स्ड इनकम में तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग फिक्स्ड इनकम में पैसा है और उसकी जरूरत आपको 1-1.5 साल में नहीं है इमीडिएटली,
तो उस पैसों को आप छूइए मत, उससे कंटिन्यू करने दीजिए, क्योंकि ये जो मार्क टू मार्केट आपको वॉलेटिलिटी दिखेगी वो टेम्पररी है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिकवर हो जाएगी। पर अगर आपका पैसा लगा हुआ है और आपको 3 महीने 6 महीने में जरूरत है इस पैसों की, तो मेरी सलाह ये होगी कि आप अगर मीडियम ड्यूरेशन फंड्स में या लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में हैं, तो वहां पर बेचकर आप लिक्विड फंड या मनी मार्केट फंड में आ जाइए, क्योंकि अगर 3 से 6 महीने में पैसा चाहिए तो शायद आपका पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया अगर आपके पास आज फिक्स्ड इनकम में ऑलरेडी निवेश किया हुआ पैसा है। तो अगर आप नया पैसा डालना चाहते हैं तो मैं इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूं। सबसे पहले, अगर आपको 1 साल से नीचे के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप आर्बिट्राज फंड, लिक्विड फंड या मनी मार्केट फंड्स में कीजिए आज। अगर आपको 3 साल तक का निवेश करना है और रिस्क कम रखने तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड ले लीजिए, थोड़ा सा हल्का सा आप रिस्क ले सकते हो, तो क्रेडिट रिस्क फंड एक बहुत अच्छी कैटेगरी है मेरे हिसाब से 3 साल के निवेश के लिए। और अगर आपके पास 5 साल का समय है आज से निवेश करने के लिए आज, तो आप मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फंड्स में निवेश कर सकते हैं। और शो के एंड में एक बहुत छोटी चर्चा मैं सोने पे करना चाहती हूँ, क्योंकि गोल्ड में निवेश भी काफी बढ़ जाता है जब बाजार में काफी ज्यादा उथल पुथल होती है। तो सोने में निवेश डाइवर्सिफाई करने का सही समय? स्वाति जी, मैं लास्ट टाइम भी शायद आपके शो पे था 2021 के एंड में कि 2022 का क्या आउटलुक है, और मैंने वहीं पर भी कहा था कि मुझे सोना 2022 के लिए अच्छा लग रहा है। 3 रीजंस है। अब देखिए, फिक्स्ड इनकम में भी प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है, शॉर्ट टर्म में इक्विटी में भी प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है। तो अगर वहां पैसा नहीं लगेगा तो पैसा कहां लगेगा? तो ये एक रीजन है कि गोल्ड में मेरे हिसाब से पैसा आएगा। दूसरी चीज जो समझनी मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है कि देखिए, इंटरेस्ट रेट्स क्यों ऊपर जाने की शुरुआत हो रही है? क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन है और गोल्ड इन्फ्लेशन हेज है। उसका मतलब कि जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा गोल्ड उससे थियोरेटिकली थोड़ा सा ज्यादा बढ़ना चाहिए। तो ये दूसरा रीजन है, क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड में थोड़ी सी तेजी आएगी। और तीसरा थोड़ा सा टेक्निकल है, पर क्योंकि इंटरनेशनली सोना डॉलर में खरीदा जाता है, राइट? अगर डॉलर सस्ता होगा, जो आज हो रहा है, आप देख रहे हो पिछले 1 डेढ़ 2 महीने से डॉलर सस्ता होगा तो सोना सस्ता हो जाएगा, जिसकी वजह से सोने की डिमांड बढ़ेगी इंटरनेशनल मार्केट में, इसलिए सोने के भाव बढ़ेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये 3 रीजंस है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा पैसा डेफिनेटली सोने में निवेश करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया कीर्तन, आप हमारे साथ आज मनी गुरु के शो में शामिल हुए। बॉन्ड डील की बारीकियों को आपने बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमारे दर्शकों को समझाया, उसके लिए आपका करते हैं एक बार फिर से धन्यवाद। और मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए सी।